हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई का। सेक्शन नंबर 7, स्कोप ऑफ सप्लाई। जीएसटी पूरा पढ़ भी लो तो भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक ये कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्लियर नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 7 बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 7.1, 7.1A, 7.2, 7.3। 7.4 था, वो हट गया। ठीक है, अब आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे इस वीडियो में 7.1 क्या सप्लाई में आएगा वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसके अंदर 3 सब सेक्शन है या बोलो सब क्लॉज है। जनरल डेफिनेशन है 7.1A का। 7.1B में आता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। 7.1C में आएगा शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन वाला जो सप्लाई होता है, मतलब बोले तो फ्री में अगर कोई सप्लाई कर रहा है, फ्री में अगर कोई गुड्स बेच रहा है विदाउट कंसिडरेशन है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा? सेक्शन नंबर 7.1C शेड्यूल 1 है विदाउट कंसिडरेशन, और इसमें 4th पैरा का एंट्री भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7.1 कैपिटल है। समझ तो आ गया कि क्या सप्लाई में आएगा, लेकिन किसका सप्लाई बनेगा वो समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 7 कैपिटल। सेक्शन नंबर 7.1 कैपिटल है। ठीक है, उसमें आएगा हमारा पूरा शेड्यूल 2 जिसमें टोटल 7 पैरा है, और ये 7 पैरा में 18 एंट्रीज है। ऐसा कैसे हो गया 7 पैरा और 18 एंट्रीज? क्योंकि हर एक पैरा का सब क्लॉज भी है। ठीक है, फिर आएगा हमारा नेगेटिव लिस्ट वाला सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 क्या सप्लाई में नहीं आएगा। ठीक है, ये बनेगा हमारा नेगेटिव लिस्ट जो है हमारा शेड्यूल 3 में। फिर 7.3 हमारा कोई काम का नहीं, क्योंकि अभी नोटिफाइड नहीं है। जब नोटिफाई होगा तब काम का आएगा, तब पढ़ेंगे। अभी क्यों पढ़ेंगे जब नोटिफाइड ही नहीं है? तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी दीज 3 सेक्शंस बेसिकली। 7.1 कैपिटल ए एंड 7.2 सप्लाई के अंदर। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ये कवर कर लेंगे 7.1A, 7.1B, 7.1C। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 7.1 सब क्लॉज ए। देखो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए। इसमें क्या बोलता है? सप्लाई क्या आएगा इसमें? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इसमें सप्लाई मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ और सर्विसेज, और बोथ, या तो गुड्स का या सर्विस का या दोनों का। सच एज, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सेल हो गया हमारा, अगर कोई गुड्स किसी और को सेल करते हैं तो वो हमारा सप्लाई में आ जाएगा। फिर ट्रांसफ़र हो गया, अगर कोई गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, कोई गुड्स का राइट ट्रांसफ़र करते हैं, वो सप्लाई में आ जाएगा। फिर डिस्पोजल आ जाएगा, बार्टर आ जाएगा, बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स जो होता है। एक्सचेंज आ जाएगा, लाइसेंस, लीज, रेंटल। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस में अभी या फिर फ्यूचर में कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, तो उसी को बोलते हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 7.1A में क्या बोला जाएगा सप्लाई को? सप्लाई चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे दोनों का हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। देखो है ना, सच एज, फॉर एग्जाम्पल, इसको याद कर लेना। STD, बेल, आर। S इज़ फॉर सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। देखो कोई भी सप्लाई जो कंसिडरेशन में है, ठीक है, और उसका कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हेल्प हो रहा है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, तो वो सप्लाई माना जाएगा किस में? सेक्शन नंबर 7.1A। अब इसमें जो 2 मेन बात है, 2 मेन कंडीशंस अंडर सेक्शन 7.1A, कंसिडरेशन होना चाहिए और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब मेरे से कोई पूछा था कि अगर ये कंसिडरेशन में नहीं है तो क्या वो सप्लाई नहीं माना जाएगा? देखो, अगर कंसिडरेशन में नहीं है तो वो 7.1A में सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7.1A में सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो फिर 7.1C में तो माना जाएगा ना। अभी हम लोग बात कर रहे 7.1A में क्या क्या सप्लाई में आएगा वो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तब क्या सप्लाई नहीं माना जाएगा? तो उसका भी आंसर यही है कि उसको 7.1A में सप्लाई नहीं माना जाएगा।
फिर वो 7(1)(b) जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें तो सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये वाला लाइन होना ज़रूरी नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ मेन की पॉइंट्स आता है 7(1)(a) में। गुड्स का डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं पीछे, सर्विसेज कर लिए, बिजनेस, कंसिडरेशन, पर्सन। बिजनेस और पर्सन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसिडरेशन का कर लेते। कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट, वेदर इन मनी और इन नॉन मनी, ठीक है, या तो पैसा में या बिना पैसा के, मतलब कैश में या काइंड में। उसके बाद एनी एक्ट और नेगेटिव एक्ट, ठीक है, कोई एक्ट को करना या फिर कोई एक्ट को नहीं करना भी कंसिडरेशन में आ सकता है। जैसे था ना एक डायलॉग, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, तो वो कोई एहसान मत करना भी एक एक्ट हो गया, तो वो भी कंसिडरेशन है इन जीएसटी, ठीक है। तो कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट वेदर इन मनी और नॉन मनी, एनी एक्ट और नेगेटिव एक्ट, एक्सेप्ट कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देगा तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का बाद। जो बच्चा लोग फॉर एग्जांपल पीजी में बहुत लोग रहते हैं, तो वो लोग एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करता है कि जब वो लोग वापस जाएगा तो वो डिपॉजिट उसको मिल जाएगा। तो देखो, अगर वो डिपॉजिट फॉर एग्जांपल कोई 4 महीना का रेंट नहीं दिया, ठीक है, और उसके पास एक्चुअली में पैसा ही नहीं है रेंट देने के लिए, तो वो क्या किया, वो अपना टेनेंट को बोला कि मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एडजस्ट कर लो। तो अगर वो एडजस्ट हो गया, वो 4 महीना वाला में अगर वो एडजस्टेबल है, एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो कंसिडरेशन मान लेंगे हम लोग। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता तो उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। अब फीचर्स क्या है कंसिडरेशन का, देखो मेरे को एक स्टूडेंट बोला कि हम भी तो पढ़ाने के बदले कंसिडरेशन ले रहे हैं। हम बोले क्या ले रहे, तो वो बोला कि वो जो आपका वीडियो में हम लाइक करते हैं वो भी तो कंसिडरेशन हो गया। तो देखो सुनो, कंसिडरेशन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्टिविटी। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो लाइक नहीं मिल रहा है, ये तो अपलोड होने के बाद मिलने वाला है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी, जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तब तो कुछ नहीं ना मिल रहा है, तो कंसिडरेशन ये नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन तब माना जाएगा जब इट मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। जब वो एक्टिविटी हो रहा है उसी टाइम अगर कुछ कैश या काइंड में मिल रहा है या कोई एक्ट हो रहा है या एक्ट नहीं हो रहा तो उसको कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन का फीचर्स हो गया। अब देखो समरी डायग्राम है 7(1)(a) का। समरी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी डायग्राम ऑफ 7(1)(a), ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, अगर विथ कंसिडरेशन है, अगर गुड्स या सर्विस या किसी का भी सप्लाई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और यहाँ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है तो वो आ जाएगा 7(1)(a) में सप्लाई। अगर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो 7(1)(b) में आएगा, ठीक है, ए में कभी नहीं आएगा। और विदाउट कंसिडरेशन है तो वो तो खैर 7(1)(c) में ही चेक करेंगे, इन कोर्स में रहे चाहे ना रहे, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अगर एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन वेदर कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यस। जरूरी थोड़ी है कि सारा एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो उसी को सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, जरूरी तो ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सप्लाई इन 7(1)(c), जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन वेदर विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कंसिडरेशन होगा, सारा ऐसा एक्टिविटी जहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, क्या उसको सप्लाई मान लेंगे हम, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो आंसर इज़ नो, इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट इन 7(1)(b), ठीक है। तो क्या 7(1)(a) समझ आ गया, ठीक है। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है, बस 3, कंसिडरेशन में होना चाहिए और फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, और क्या था, एक पॉइंट, 2 ही पॉइंट था, ठीक है। चलो ठीक है, 2 पॉइंट मेन था, क्या था, कंसिडरेशन में होना चाहिए और
विथ और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो अब आते नेक्स्ट सेक्शन 7(1) सब क्लॉज बी, ठीक है। और ये हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे 7(1) का एंट्री नंबर 4 के साथ, ठीक है। तो क्या है 7(1) में? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इसमें मेन बात बस यही है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए और कंसिडरेशन में होना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फर्दरेंस में हो ना हो ये सब कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। तो देखो, सपोज एक यूएसए में ओवरसीज सप्लायर है, इंडिया में रेसिपिएंट है, और इंडियन रेसिपिएंट सर्विस इंपोर्ट कर रहा है इससे, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा सप्लाई इन 7(1)(b). अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो हो जाएगा सप्लाई इन 7(1)(c). 7(1)(c) में विदाउट कंसिडरेशन, फ्री वाला काम, ठीक है। तो 7(1)(b) में अगर विथ कंसिडरेशन है तो इसमें देखो 2 चीज़ आता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या फिर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि जो भी हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, कंसिडरेशन भी दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बिजनेस का ग्रोथ में हेल्प कर रहा है? अगर हाँ कर रहा है तो वो सप्लाई हो जाएगा 7(1)(b) में, ठीक है। CGST लगेगा, इंटर स्टेट हो जाएगा, और GST लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाई RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हो जाएगा। अब RCM क्यों लगेगा? क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में RCM लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया में होगा। अगर नहीं भी है तो फिर फॉरेन में थोड़ी ना जाके GST कलेक्ट करेगा उससे, तो इसलिए रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है। अगर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो भी सप्लाई बनेगा 7(1)(b) में। CGST इंटरस्टेट, ये इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है GST एक्सेप्ट OIDAR का, ठीक है। अगर कोई हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं कंसिडरेशन दे के और वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो वो उस पर जो GST लगेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बस एक केस में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, OIDAR, ठीक है। ये सप्लायर विल बी लायबल टू पे GST ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिस पे, ठीक है। तो OIDAR के केस में सप्लायर लायबल होगा GST पे करने के लिए। और उसके अलावा जितना भी केस है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है लेकिन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो हम ले रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो GST में नहीं आएगा, ठीक है। 7(1)(b) में देखो बस 2 पॉइंट, सर्विस इंपोर्ट होना चाहिए बाहर से और विथ कंसिडरेशन में होना चाहिए, ठीक है। भले ही कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बस इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए और विथ कंसिडरेशन होना चाहिए। अब आते एंट्री नंबर 4, 7(1)(c) का एक एंट्री नंबर 4 भी है इससे लिंक्ड। विदाउट कंसिडरेशन अगर हम लोग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, कंसिडरेशन नहीं है, फ्री में हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई भी सर्विस, तो उसमें क्या होगा? अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है और अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तब तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। हम लोग फ्री में कोई सप्लाई ले रहे हैं सर्विस का, ठीक है, इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विस, ठीक है, फ्री में, वो भी तो फ्री में, और वो भी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, मतलब पर्सनल चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ले रहे हैं, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं या फिर अपना ही इस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड ऑफ इंडिया बेस्ड है उससे ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों केस में ले रहे हैं तो सप्लाई आ जाएगा 7(1)(c) में ऑफ CGST एक्ट, इंटरस्टेट लगेगा RCM में। और ये दोनों के अलावा कोई भी अदर पर्सन से ले रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ आ रहा है? अब देखो क्या डिफरेंस है 7(1)(b) में और एंट्री नंबर 4 ऑफ 7(1)(c) में। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, यहाँ बाय एनी पर्सन से हो रहा है, यहाँ भी बाय एनी पर्सन से हो रहा है, फ्रॉम एनी पर्सन से हो रहा है यहाँ, और यहाँ फ्रॉम या तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या अदर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, वो खुद का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए जो आउटसाइड इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। और फिर 7(1)(b) में फॉर कंसिडरेशन होता है, 7(1)(c) में विदाउट कंसिडरेशन होता है। 7(1)(b) में फ़र्क नहीं पड़ता कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या नहीं, 7(1)(c) में फ़र्क पड़ता है कि वो होना चाहिए इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है। So we have done 7(1)(a) that is general definition, and we have also done 7(1)(b) that is import of services. And now let's come to 7(1)(c) that is schedule 1,
विदाउट कंसिडरेशन, फ्री वाला काम, ठीक है, विथ पैरा नंबर 4. ओके, सो लेट्स कम टू 7.1c. 7.1c इसमें क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. मतलब अगर फ्री में भी कोई काम हो रहा है तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है. अब देखो शेड्यूल 1 में टोटल 4 एंट्री है, ठीक है. तो 4th एंट्री तो हम लोग पढ़ लिए 7.1b के साथ ही, ठीक है. अब 7.1c प्लस शेड्यूल 1, देखो 4 एंट्री है जिसमें से हम लोग 4th वाला एंट्री पढ़ लिए इधर. समरी डायग्राम ऑफ 7.1b विथ एंट्री 4 ऑफ 7.1c. तो अभी पढ़ेंगे हम लोग पैरा 1, 2, 3, ठीक है. तो पैरा 1 में क्या बोलता है 7.1c का? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट. परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी बिजनेस का एसेट का, ठीक है, जिसमें हम लोग ITC ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं. तो उस केस में क्या होगा? देखो 4 कंडीशन है. परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए. सपोज मैं लैपटॉप का बिजनेस है, ठीक है, लैपटॉप हम खरीद के लाए, ITC क्लेम कर चुके हैं, और अगर वो लैपटॉप हम स्कूल में डोनेट कर दिए, ठीक है, तो हमको तो पैसा नहीं मिला, हम डोनेट कर दिए, फ्री का काम है, तो यहाँ डोनेशन सप्लाई माना जाएगा. क्यों सप्लाई माना जाएगा? क्योंकि हम ITC क्लेम कर लिए. गवर्नमेंट बोलता है एक तुम ही चालाक हो, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है भाई ये सब होता है. तो गवर्नमेंट बोला कि अगर कोई ITC क्लेम कर लिया उसके बाद फ्री में आगे सामान बांटता है तो गवर्नमेंट को तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट इसको सप्लाई मान के टैक्स ले लेगा उससे, ठीक है. और अगर हम ITC क्लेम नहीं किए रहते तब क्या होता? तब ये डोनेशन ही माना जाता और हमको ITC क्लेम करने नहीं मिलता, ठीक है. एक और एग्जाम्पल है. सपोज मिस्टर एक्स कार का डीलर है, ठीक है, मिस्टर वाई को सेल किया 5 लाख में. तो यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया, ITC क्लेम नहीं किया, तो ये सप्लाई हो जाएगा 7.1a में. क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंसिडरेशन इन्वॉल्व है यहाँ, ठीक है, तो वो 7.1a में सप्लाई हो जाएगा. सो वी हैव डन पैरा नंबर 1. एंड पैरा नंबर 1 में क्या था? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें ऑलरेडी ITC अवेल कर लिया और विदाउट कंसिडरेशन आगे सेल कर दिया. अब आते हैं पैरा नंबर 2. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी या बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस टू ब्रांच, ठीक है, तो वो है तो एक ही चीज़ लेकिन उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा, ठीक है. इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए पैरा नंबर 2 में, ठीक है. सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी में है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन में है, लेकिन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन. अब यहाँ एक स्पेशल पॉइंट आता है. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, और उसका 50,000 तक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट दिया, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में वो 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दे देता है तो उसको सप्लाई मानेंगे और पूरा वैल्यू वो टैक्सेबल होगा, ठीक है. अब देखो यहाँ रिलेटेड पार्टी में जो अभी बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, बस उसी में 50,000 लिमिट है, बाकी अदर केस में नो एग्जम्पशन लिमिट, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है बाकी केस में, ठीक है. अब पैरा नंबर 3 में आते हैं. प्रिंसिपल अगर सेलिंग एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो सप्लाई में आ जाएगा. और फिर अगर बाइंग एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है गुड्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो वो भी सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है. अब देखो ये समरी डायग्राम, देखो ये वही डायग्राम है जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख के जाने वाला है, ठीक है. और ये डायग्राम मतलब इतना मस्त है, इसको बस लिख के रूम में चिपका देना और डेली देखना, ठीक है. देखो समरी डायग्राम ऑफ सेक्शन 7.1a, 7.1b, 7.1c जो आज हम लोग पढ़ने वाले थे. तो 7.1a में क्या क्या आया? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस विथ कंसिडरेशन प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बस ये 3 बात रहेगा तो वो 7.1a में सप्लाई आ जाएगा. 7.1b का क्या था? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस विथ कंसिडरेशन प्लस बाय एनी पर्सन प्लस फ्रॉम एनी पर्सन प्लस वेदर और नॉट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इन कोर्स ऑफ बिजनेस. ये आ जाएगा 7.1b में सप्लाई, ठीक है.
7(1)(c) में क्या था, 4 पैराग्राफ था। फर्स्ट पैरा में क्या था, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, जहाँ ITC अवेल नहीं हुआ है या फिर हो गया है, ठीक है। पैरा नंबर 2 में क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है बिटवीन रिलेटेड पार्टी या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो वो आ जाएगा 7(1)(c) का पैरा नंबर 2 में सप्लाई। पैरा नंबर 3 में क्या था, देखो पैरा नंबर 3 में क्या है, प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल वाला कंसेप्ट। पैरा नंबर 4 में क्या अभी पढ़े, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए बाय रिलेटेड पर्सन या फिर ओन इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बताओ ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे 7(1)(b) के साथ 7(1)(c) का एंट्री नंबर 4 लिंक करके पढ़े थे, ठीक है। अब देखो 7(1) कैपिटल एक नया एडिशन हुआ है और 7(1)(d) खत्म हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना, इससे सारा प्रोविजंस क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्रक्स क्या निकल के आता है 7(1) का, कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैरी कर रहा है, अगर उसमें कंसिडरेशन है तो 7(1)(a) होगा या 7(1)(b) होगा। यहाँ पे 7(1)(c) का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो हम लोग बस 7(1)(c) चेक करेंगे, उसमें 4 पैरा है, उसी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये 7(1) कंप्लीट हो गया हमारा, 7(1)(a) हो गया, 7(1)(b) हो गया, 7(1)(c) भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले 7(1) कैपिटल ए, किसका सप्लाई बनेगा, शेड्यूल 2, ये सब। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। We have completed 3 provisions of supply. So this is it. Keep studying, be disciplined, and thank you so much for watching.